अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? वालेकुम सलाम। जी बच्चे, लास्ट वाले लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम? स्टूडेंट्स का 5 मिनट वेट करते हैं, तब तक हम लास्ट लेक्चर की प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। पिछले 2 लेक्चर्स में किसी को कोई इशू, कोई चीज समझ ना आई हो? रिवाइज किसने किया था? जी अमन बच्चे, आपको कोई प्रॉब्लम हो लास्ट लेक्चर में? अन्ना, वजीहा, लास्ट लेक्चर में किसी को कोई इशू नहीं है? जी हमें लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? मिस मेरे से पूछ रही हैं? जी आपसे पूछ रही हूँ। हाँ जी, आपसे पूछ रही हूँ ना, पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस हुआ था? इससे ठीक नहीं आ रही। बच्चे रहिए, आप आज भी हो ना BSIT 8th सेमेस्टर के? आप ना आज कुछ बच्चों ने ज्वाइन किया है। जी हमें बताएं ना, लास्ट लेक्चर हमने क्या पढ़ा था, क्या डिस्कस हुआ था? मिस लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी ये HRM। और हम तुमने पहले लेक्चर में स्टार्ट कर दी थी। लास्ट लेक्चर का टॉपिक क्या था? लास्ट टाइम इसका टॉपिक था मैनेजमेंट का टॉपिक था। हाँ जी, जी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हमने क्या क्या पढ़ा था? क्या उसकी डेफिनेशन किए थे? मैनेजर्स के लेवल पढ़े थे हमने। मैनेजमेंट लेवल पढ़े थे, जी, कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स। ये होते हैं 5 के। 5। हमें 5 टाइप्स बताएगा जल्दी से। हमें कौन कौन से प्लानिंग, होते हैं? कंट्रोलिंग, क्या कौन से? वही बता रहा हूँ मैं। बताओ बताओ बताओ। प्लानिंग, अच्छा आगे। कंट्रोलिंग ओके, आगे उसके बाद? के बाद था, भूल जाता हूँ मिस, आपको पता है। आपको पता है, भूल जाता हूँ। ये मैनेजमेंट के स्लाइड भी लेवल अच्छा प्रिंसिपल जल्दी के बंद हो क्या जाती था? है। क्या मिस? ये मैनेजमेंट के लेवल थे? कोई बच्चा बताएगा क्या यही मैनेजमेंट के लेवल्स हैं? नो मैम, वेरी गुड। ये क्या थे भला? फंक्शंस। फंक्शंस थे, या हमने कहा हेलो, मैनेजमेंट का प्रोसेस था। और लेवल कौन कौन नाम से थे? बुरहान आप बताओ बच्चे। बुरहान बुरहान ही आज बोलेगा। बोलेगा मिस। अच्छा जी, सुल्तान बताएंगे। सुल्तान लास्ट क्लास में थे। सुल्तान आप बताएं बच्चे, मैनेजमेंट के 3 लेवल डिस्कस किए थे, कौन कौन से थे? अमन, अनम, आज बच्चे इतने कम क्यों मिस हुए को अभी मैं तक? कॉल, मैम फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, मिडल लाइन, मिडल मैनेजर और टॉप मैनेजर। टॉप मैनेजर। अच्छा, इनके कुछ और नाम भी थे? टॉप मैनेजर्स को हम क्या कहते हैं, और इनका काम क्या होता है बेसिकली? किसी ने रिवाइज नहीं किया होगा। स्लाइड में इतना ही समझ आ रहा था। क्या हुआ है बुरहान? मैं क्या स्लाइड में इतना ही समझ आ रहा था, वो उन्होंने बता दिया टॉप लाइन और मिडल और फर्स्ट लाइन मैनेजर। अच्छा, स्लाइड्स में समझ नहीं आ रहा था? अभी लास्ट लेक्चर नहीं लिया था? क्या था मैम? तो कौन कौन से पढ़े थे? एग्जेक्टिव मैनेजर्स हमने पढ़ा था, मिडिल मैनेजर पढ़ा था, ऑपरेशनल मैनेजर्स पढ़ा था। तो क्या होता है एग्जेक्टिव मैनेजर ने क्या काम करना होता है? इनका क्या काम होता है? एग्जाम्पल भी दी थी ना मैंने आपको। इनफैक्ट आप ही पार्टिसिपेट कर रहे थे बुरहान।
लास्ट लेक्चर को रिवाइज करके आया करें, थोड़ा सा उसको पढ़ भी लिया करें। पेपर भी मिस देना है कि मेरा नहीं ना देने? नेट बंद हो रहा है, मुझे आवाज नहीं थी आ रही आपकी। क्या हुआ? मेरा ना आपकी आवाज आवाज नहीं, आवाज क्लियर आ रही है, आपको नेट में प्रॉब्लम आ रहा है? अब आ रही है ना। उससे पिछले लेक्चर में आपका नेट चला गया था। आमिर भाई क्या बातें करते हो आप? एक बहाना रखा करो यार। बहाने मत बनाओ, सब लोग मत बनाओ बहाने। मैम पूछ ही ना ले आमिर से कुछ। आमिर आपने वैसे ही नहीं बताना होता। मिस आपको बताता नहीं हूँ पहले। वेरी गुड। चले जी, आज का लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। वो आपको पता है नाम भूल जाते हैं मुझे। नाम भूल जाते? नाम आपको सारे भूल जाते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ। वही तो। चलें जी, आज का फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था, मैनेजमेंट को डिस्कस किया था। मैनेजमेंट के लेवल्स डिस्कस किए थे बेसिकली हमने, कि मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स, मिडिल मैनेजर्स और ऑपरेशनल मैनेजर्स। उससे पहले लेक्चर में हम एचआरएम को डिस्कस कर चुके हुए हैं, उनके फंक्शंस को बेसिकली डिस्कस कर चुके हुए हैं। और हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि एचआरएम का बेसिक काम क्या होता है, एम्प्लॉयज को मैनेज करना। हमने कि एम्प्लॉय की मैनेजमेंट में डिफरेंट पॉइंट्स आ जाते हैं। आपने उनके लिए जॉब डिजाइन करनी है, उनकी वर्कफोर्स प्लानिंग करनी है, जो हमने बेसिकली उसकी एक्टिविटीज डिस्कस की थी। वही है, वो तमाम एक्टिविटीज या मैनेजमेंट एचआरएम के जो फंक्शंस हैं बेसिकली यही है कि आप अपने एम्प्लॉयज को कैसे मैनेज करते हो। आप उनके लिए जॉब डिजाइन करते हो, वर्कफोर्स प्लानिंग करते हो, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है, सिलेक्शन कैसे की जाएगी, ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड की जाएगी, उनको कंपनसेट कैसे करोगे, यानी उनको पे क्या होगी उनकी, उनको क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिनमें आप उनकी सिक्योरिटी, सेफ्टी, हमने क्या हेल्थ की फैसिलिटीज दोगे, ये सारी फैसिलिटीज आ जाती है। हमने कहा ये तमाम एक्टिविटीज को मैनेज करना बेसिकली एचआर मैनेजर्स का काम होता है, इन तमाम फंक्शंस को मैनेज करना। लेकिन हमने कहा ये तमाम एक्टिविटीज या फंक्शन को जब मैनेजर्स कर रहा होता है तो उसको डिफरेंट चैलेंजेस फेस करना पड़ सकते हैं। एम्प्लॉयज को मैनेज करने से रिलेटेड, उनकी चाहे वो सिलेक्शन से रिलेटेड हो सकते हैं, उनकी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, या तो उनकी कंपनसेशन से रिलेटेड हो सकते हैं। जी बच्चे, किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं मिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। हमने कहा ये उन तमाम एक्टिविटीज को मैनेज कर रहे होते हैं तो चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। ये 2 तरह के चैलेंजेस हो सकते हैं, कुछ इंटरनल लेवल पे चैलेंज होते हैं, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कुछ एक्सटर्नल चैलेंज होते हैं। बेसिकली आज हम उन चैलेंजेस को डिस्कस करेंगे जो किसी भी मैनेजर को फेस करने पड़ते हैं जब वो एम्प्लॉयज को मैनेज कर रहा होता है। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल चैलेंजेस की। इन्हें हम ऑर्गेनाइजेशनल डिमांड भी कहते हैं। बेसिकली ये वो फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉल कर रहे होते हैं और एम्प्लॉयज की मैनेजमेंट के डिसीजंस को अफेक्ट कर रहे होते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। हम कुछ डिस्कस इसमें करेंगे। हमने कहा उसमें से कंपनी की स्ट्रेटेजी हो सकती है, कंपनी की डिफरेंट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर हो सकता है, ये एम्प्लॉयज की कंसर्न, बेसिकली ये वो इंटरनल फैक्टर है जो कि जब आप मैनेजर्स जो होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जब आप एम्प्लॉयज को मैनेज कर रहे होते हैं तो आपको इनको कंसीडर करना पड़ता है, चाहे आपके एम्प्लॉय के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हो या सिलेक्शन से रिलेटेड हो, किसी भी एक्टिविटी से रिलेटेड हो, तो ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर कर रही होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम स्ट्रेटेजी की। स्ट्रेटेजी क्या होती है ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताया था। एनीवन, स्ट्रेटेजी क्या है? जी बुरहान, स्ट्रेटेजी क्या होती है बच्चे? कोई भी नहीं? स्ट्रेटेजी तो अभी तो सामने डेफिनेशन लिखी हुई है। मैम इतने बच्चे हैं क्लास में, माना कि 1-2 बच्चे ने अगर नहीं सीआर है भाई, तू सीआर का मतलब बनता है कि पहले पूरी क्लास को आगे लेकर जा तू हमारे विषय का भी तो बता। चलेंगे, आमिर बताएंगे। आमिर का भी सेम यही आंसर होता है। मैम आप मुझसे ही पूछती हैं। आमिर आप बताओ मुझे स्ट्रेटेजी क्या होती है? बुरहान गुस्सा कर गया, मैम मुझसे पहले क्वेश्चन पूछने हैं। नहीं मैम बिल्कुल भी गुस्सा नहीं कर गए, इनका भी काम बनता है कुछ ना कुछ बताना। इनका भी काम बनता है। चलें जी, मुझे हाँ इस तरह ये ढीले हो जाते हैं मैम, इस तरह ये पढ़ते नहीं है, उनको पता है मैम हमसे सुनती नहीं उनको है। पता है मैम ने बुरहान से पूछना था, हम तो पढ़ के कुछ भी नहीं करते। मैम हमारे से का भी बुरहान से पूछ ले।
चलें जी बच्चे, आप ही बताएं जो दूसरे बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका, आप बताएं जी क्या होती है स्ट्रेटजी, लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस हुई थी। रहमतुल्लाह नाम है भाई का प्यारा सा। अब उसकी आवाज ही नहीं आएगी। स्ट्रेटजी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, हमने कहा बेसिकली ये एक्टिविटीज होती हैं या प्लान होता है कंपनी अपना काम कैसे परफॉर्म करेगी, उसे हम स्ट्रेटजी कहते हैं। स्ट्रेटजी कंपनी क्यों बनाती हैं, ये प्लान क्यों क्रिएट कर रही होती है, हमने कहा कंपनी अपने जो कंपेटिटर्स होते हैं या राइवल्स होते हैं उनसे बेटर परफॉर्म करना चाहती होती हैं, अपने कंपेटिटर से आगे निकलना चाह रही होती है, तो हमने कहा इसीलिए स्ट्रेटजीज बनाती हैं, प्लान्स बना रहे होते हैं बेसिकली। इनका मेन पर्पस या क्या होता है कि उन्होंने कंपेटिटिव एडवांटेज अचीव करना होता है। बीबीए वाले बच्चे, आप लोगों को कंपेटिटिव एडवांटेज ऑलरेडी आपने ये टर्म पढ़ी हुई है, आप में से कोई बताए। अमन, अनम, मिस जी बच्चे, मैंने कहा क्या बताना? कंपेटिटिव एडवांटेज ये पढ़ा हुआ था ना। अच्छा, अच्छा नहीं है कि दसने भी है। बताए ना। मिस आपका रोजा है? मेरा तो रोजा है, आप बताओ, उसके बाद में डिस्कस करेंगे रोजे को लास्ट में। कंपेटिटिव एडवांटेज सबसे पहले। नहीं, रोजा है आपका, आप आराम करें। यानी ये कहना चाह रहा है कि मैं रोजे में आंदोलन कर रही हूँ तो सबक सुन। ये ऐसे बैठते हैं सारे। चलेंगे, हमें नहीं बताने वाला। कंपेटिटिव एडवांटेज बेसिकली बच्चे ये फैक्टर होते हैं या वो कोई पॉइंट कह लो आपके प्रोडक्ट में, या अगर आप सर्विस कंपनी प्रोवाइड कर रही है जिसकी बेस पे आप अपने कंपेटिटर से compete करते हो, यानी आपके प्रोडक्ट में ही ये फीचर कह लो, यूनिक फीचर बेसिकली होता है जो आपके कंपेटिटर के प्रोडक्ट में नहीं होता है, और इसकी बेस पे, और इसको डुप्लीकेट करना, इसको उसकी कॉपी भी नहीं कर सकते, उसको कॉपी करना भी मुश्किल होता है, और इसी पर्टिकुलर पॉइंट या फैक्टर की बेस पे ही आपका मार्केट में शेयर इंक्रीज करता है, आपके मार्केट में कस्टमर आपके प्रोडक्ट को प्रेफर कर रहे होते हैं। कंपनीज जब भी प्रोडक्ट बनाती हैं, स्ट्रेटजी बनाती हैं या प्लान बना रहे होते हैं, तो मेन पर्पस उनका क्या होता है, उन्होंने कंपेटिटिव एडवांटेज अचीव करना है, यानी अपनी प्रोडक्ट या सर्विस में ऐसा फीचर ऐड करना है कि कस्टमर उनके प्रोडक्ट को प्रेफर करे उनके कंपेटिटर के प्रोडक्ट से। अब हमने कहा कंपनी जब स्ट्रेटेजी बना रही होती हैं, आपका मेन पर्पस क्या है जी, हमने कहा किसी भी बिजनेस में की सक्सेस में जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं वो होते हैं उनके कंपेटिटर्स, सॉरी उनके कस्टमर्स। अगर कंपनी प्रोडक्ट भी अच्छी बना रही है, हमने कहा उसकी पॉलिसीज भी बड़ी अच्छी है, लेकिन उसके प्रोडक्ट ही सेल नहीं हो रही, यानी उनके पास कस्टमर ही नहीं है, तो हमने कहा उनको प्रोडक्ट बनाने का कोई फायदा नहीं हुआ, कस्टमर तो उनकी प्रोडक्ट बाय नहीं करेंगे। तो कंपनीज क्या करती है, जब अपनी स्ट्रेटजी बनाती हैं तो ये भी ख्याल रखती हैं कि उन्होंने कस्टमर्स को अट्रैक्ट भी करना है कि वो उनकी प्रोडक्ट को बाय करे, और उन्हें रिटेन भी करना है। रिटेन करने का मतलब ये नहीं कि कस्टमर ने एक मतलब आपकी प्रोडक्ट यूज कर ली, नेक्स्ट टाइम वो आपकी प्रोडक्ट कभी बाय ही ना करे, हमने कहा मतलब नेक्स्ट टाइम आपको नया कस्टमर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कंपनीज क्या करती हैं, कस्टमर जो ऑलरेडी उनसे बाय कर रहे हैं उनको ही प्रोडक्ट खरीदते रहे, बाय करते रहे। क्यों करते हैं, मुझे जिसका माइक ऑन है प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें। क्यों करती है, ताकि हमने कहा कि अगर वो नया कस्टमर हर मतलब फाइंड आउट करती रहेंगी तो पिछले कस्टमर रिटेन नहीं करेंगे, इसका मतलब है उनकी प्रोडक्ट की या सर्विस की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो कंपनी अपने ना सिर्फ कस्टमर फाइंड करती है बल्कि रिटेन भी कर रही होती है, और फाइंड या रिटेन किन बेस पे कर रही होती है, अपने कंपेटिटिव एडवांटेज की बेस पे, जो यूनिक पॉइंट उनके प्रोडक्ट में होता है, जो उन्हें डिफरेंशिएट करता है उनके कंपेटिटर से, और कंपेटिटर उस पॉइंट को कॉपी भी नहीं कर पाते। अब हमने कहा कंपनीज कंपेटिटिव एडवांटेज को अचीव करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाती हैं, डिफरेंट प्लान बनाती हैं। उनमें से दो फेमस जो स्ट्रेटजीज की प्लान है, एक हम कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी कहते हैं और दूसरी को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी क्या होती है, इसमें कंपनीज क्या करती हैं कि अपनी प्रोडक्ट की प्राइस अपने कंपेटिटर की प्रोडक्ट की प्राइस से कम रखती हैं। उनकी क्या बेसिक फोकस ये होता है कि अगर हमारी प्रोडक्ट की प्राइस, हमारी फीचर सेम है हमारे कंपेटिटर की प्रोडक्ट से, सपोज आप मार्केट में 2 पेन लेने जाते हैं, हमने कहा दोनों पेन की फीचर सेम है, क्वालिटी भी दोनों की सेम है, लेकिन प्राइस कम होगी, नॉर्मली कस्टमर उसे प्रेफर करते हैं कि फीचर्स भी सेम है, प्राइस भी उनकी क्वालिटी भी सेम है, तो जिसकी प्राइस कम है उसे प्रेफर करते हैं। नॉर्मली ये कंपनीज भी ये स्ट्रेटजी फॉलो कर रही होती है, ये अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कम रखती हैं ताकि जो कस्टमर है वो इनकी प्रोडक्ट को ज्यादा बाय करे, अट्रैक्ट ज्यादा उनकी तरफ में। सेकंड स्ट्रेटजी क्या होती है,
कर रही होती हैं कंपेटिटिव एडवांटेज अचीव करने के लिए, वो होती है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। इसमें कंपनीज क्या करती हैं कि अपने प्रोडक्ट में एक ऐसा फीचर ऐड कर देती हैं जो उनके कंपेटिटिव प्रोडक्ट में नहीं होता, और वो बहुत यूनिक फीचर होता है बेसिकली। और हमने कहा उस फीचर की बेस पे वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा रखती हैं, हायर प्राइस चार्ज करती हैं, और कस्टमर हायर प्राइस पे करने के लिए willing होते हैं उस feature पे। बहुत आवाज आ रही है। तो ये माइक किसका म्यूट है, प्लीज माइक अनम्यूट कर लें। अब हमने कहा उस कंपनीज क्या करती हैं, कस्टमर्स जो होते हैं हाई प्राइस पे करने के लिए तैयार होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक लोकल मार्केट में जाओ और एक शर्ट बाय करो, जिसकी आपको कम प्राइस पे मिलेगी, लेकिन अगर यही शर्ट आप किसी ब्रांड की बाय करो, हमने कहा वो आपसे हायर प्राइस चार्ज करते हैं। क्यों करते हैं जी? हमने कहा वो कहते हैं कि हमारी क्वालिटी बड़ी अच्छी है, हमारा जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, हमारी शर्ट्स का कलर फेड नहीं होता। तो हमने कहा ये डिफरेंट फीचर्स होते हैं, बेसिकली ये उनका कंपेटिटिव एडवांटेज है जिनकी बेस पे वो आपसे ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहे होते हैं, और आप बड़ी खुशी खुशी उनको ज्यादा प्राइस दे के पे भी करके आ रहे होते हो बेसिकली। हमने कहा ये क्या है, कंपनी की स्ट्रेटजी है जो वो फॉलो कर रही है कंपेटिटिव एडवांटेज को अचीव करने के लिए। अब जो भी स्ट्रेटजी कंपनी अडॉप्ट करेगी, चाहे वो लो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी हो या डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी हो, हमने कहा दोनों में से कोई भी स्ट्रेटजी जो कंपनी अडॉप्ट करती है, ये बेसिकली कंपनी में किस तरह की जॉब परफॉर्म करेंगे उन पे इफेक्ट होती है। हमने कहा जब काम जो परफॉर्म करना उसको अफेक्ट करेगी तो अल्टीमेटली एचआर एक्टिविटीज को भी अफेक्ट करेगी। और एचआर एक्टिविटीज हमारे पास क्या है, वो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन वगैरह। हमने कहा ये फिर उनको भी अफेक्ट आ रही होती है। सपोज अगर हमने कहा कोई कंपनी लो कॉस्ट स्ट्रेटजी फॉलो कर रही है, तो हमने कहा उसमें जो काम परफॉर्म होगा या जो एम्प्लॉइज है वो कॉम्पिटेंसी रिक्वायर कर रहे हैं, जो उनका नॉलेज, उनका स्किल्स है वो डिफरेंट होंगी एज कम्पेयर टू कंपनी डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी फॉलो करी। क्योंकि हमने कहा वहां पे उनका क्या होगा, मेन हमारी प्रोडक्ट में यूनिकनेस आए रहे, नए फीचर हम ऐड ही करते रहे। तो हमने कहा वो क्रिएटिविटी को ढूंढेंगे, वो उस एम्प्लॉय को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जो हमने कहा यूनिक आइडियाज लेके आए, यूनिक फीचर उनको बताता रहे, कंपनी में कंपनी की वैल्यू क्रिएशन में हेल्प आउट करता रहे। जबकि हमने कहा जो कंपनी कॉस्ट लीडरशिप को फॉलो कर रही है वो ऐसे एम्प्लॉयज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जो एफिशिएंट हो, जो वेस्टेज कम से कम करे, ठीक है, और उनकी प्रोडक्ट को कम कीमत में, हमने कहा वो ज्यादा अच्छी मटेरियल वाली क्वालिटी के साथ हमने कहा वो मैन्युफैक्चर करने में उनकी हेल्प आउट करें। ये वो डिफरेंट हमने कहा। इसी तरह जब कंपनीज जो होती है, जो एम्प्लॉयज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, स्ट्रेटजी ही की बेसिस पे हमने कहा वो डिपेंड कर रहा होता है कि उनको किस किस्म के एम्प्लॉयज में स्किल रिक्वायर्ड है। अगर हमने कहा किसी 5 स्टार होटल वाले ने कोई एम्प्लॉय हायर करना है तो ऑब्वियसली वो उसकी क्वालिफिकेशन क्या डिमांड करेगा जी? हमने कहा उनकी बेसिकली डिपेंड कर रही होगी उनकी स्ट्रेटजी क्या है। हमने कहा उनकी क्या स्ट्रेटजी होती है जो उन्हें अपने कस्टमर को क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करनी है, यानी डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी देनी है। तो हमने कहा वो ऐसा एम्प्लॉय ऐसी स्किल डिमांड करेगा जो हमने कहा सपोज हमने कहा उसने एमबीए तो एटलीस्ट जो मैं एम्प्लॉय हायर करूँ किया हो, ठीक है, उसके पास बेसिक जितनी भी दूसरी स्किल्स हैं तो हमने कहा वो भी होनी चाहिए। लेकिन अगर हमने कहा किसी ढाबे वगैरह ने एक एम्प्लॉय हायर करना है, क्या वो उसकी क्वालिफिकेशन कंसीडर करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा, वो ऐसा शख्स फाइंड आउट करेगा। हमने कहा उनका मेन काम क्या होता है कि हमारी प्रोडक्ट जो हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो कस्टमर तक फास्ट डिलीवरी हो, उसकी फौरी पहुंच जाए, तो वो इन पॉइंट्स को कंसीडर नहीं करेंगे। हमने कहा उनका कंसिडरेशन का लेवल डिफरेंट होगा। तो ये कंपनी की स्ट्रेटजी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इसलिए जब भी मैनेजर एम्प्लॉय हायर करता है तो वो कंपनी की स्ट्रेटजी को भी कंसीडर कर रहा होता है एम्प्लॉय की सिलेक्शन में। स्ट्रेटजी में किसी को कोई इशू? नो मैम। नेक्स्ट जो इंटरनल फैक्टर कंपनी कंसीडर करती है, मैनेजर कंसीडर करते हैं मैं एम्प्लॉय। भी जिन्होंने लोग हैं इनके नाम देख लें, इन्होंने कल सबसे पहले इनसे सुनना है। वेरी गुड। कल इन्होंने कहना मैम आप हमसे ही बार-बार पूछ रही हैं। मैम इनमें से बोलता नहीं और अभी सारे लोग कह देते हैं। अच्छा बच्चे, स्ट्रेटजी में कोई इशू किसी को समझ ना आया हो? बुरहान आपको क्लियर हो गया है? आमिर, वजीहा, अमन, दोबारा बता दें क्या समझ नहीं आया? कितनी तरह की कंपनी स्ट्रेटजी फॉलो करती हैं? 2 तरह की। कौन कौन सी? लो कॉस्ट और डिफरेंशिएशन। डिफरेंस लो कॉस्ट में क्या था, क्या होता है? लो कॉस्ट में वो बाकी जो अपने राइवल्स होते हैं उनसे कम कीमत रखते हैं। कम कीमत रखते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल आप देख लो, गवर्नमेंट बेकरी की जो आइटम्स होती हैं उनकी प्राइस उनके कंपेटिटर की प्राइस से कम होती है।
उनकी बैटरी आइटम की प्राइस कम होती है ना एज कम्पेयर टू, हमने कहा आप 2 से ले लो, उनसे उनकी प्राइस कम होती है। क्यों कम होती है? हमने कहा वो ये क्या रहता है, कस्टमर ज्यादा से ज्यादा उनके पास है, उनकी क्वालिटी सेम है। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है? डिफरेंशिएशन। इसमें क्या होता है? इसमें वो अपने प्रोडक्ट की जो है ना वो ज्यादा जो क्वालिटी बेहतर है बाकियों से वो बताते हैं। इसमें वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा रखते हैं अपने कंपेटिटर की प्रोडक्ट से। क्यों ज्यादा रखते हैं? हमने कहा उनके प्रोडक्ट में कोई ना कोई यूनिक फीचर होता है जो उनके कंपेटिटर के प्रोडक्ट में नहीं होता, उनके पास वो होता है, उनकी बेस पे वो हाई प्राइस चार्ज करते हैं और कस्टमर उनकी प्राइस को ज्यादा प्राइस पे करने के लिए विलिंग भी होते हैं। जैसे हमने ब्रांड के बात किया, आप ब्रांड के ड्रेसेस क्यों बाय करते हो जी? हमने कहा उनकी क्वालिटी अच्छी है, उनके कलर फेड नहीं होते, इस वजह से हम उनको वो बाय करते हैं। लेकिन हमने को ऑब्वियसली उनकी प्राइस भी ज्यादा है, आप ज्यादा पे भी कर रहे होते हो। क्यों पे कर रहे होते हो? उन फीचर्स की बेस पे जी क्वालिटी बड़ी अच्छी है। तो हमने कहा वो कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं? वो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं कि आप ज्यादा प्राइस भी पे करने के लिए विलिंग हो, लेकिन कुछ फीचर्स की बेस पे ना, यूनिक फीचर्स की बेस पे ही पे करने के लिए विलिंग होते हो। तो हमने कहा जब कंपनीज ये डिसाइड करना हो कि आपने किस किस्म के एम्प्लॉयज उन्हें हायर करने हैं, कोई भी एक्टिविटीज एचआर एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो वो ये भी देखती है कि स्ट्रेटेजी वो क्या फॉलो कर रही है, क्या वो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है या वो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है। इनके अलावा भी और डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन हमने कहा मेन कॉमन ये दो यूज हो रही होती हैं। तो वो इन स्ट्रेटेजी को कंसिडर करके ही एम्प्लॉयज को हायर करती है, क्योंकि हमने कहा कि इन्हीं की बेस पे आप डिसाइड करोगे कि आपके एम्प्लॉय ने क्या जॉब परफॉर्म करनी है। जैसे हमने कहा अगर लोग को स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो तो कंपनी की क्या होगा जी, हम ऐसे एम्प्लॉय हायर करें जो एफिशिएंट हो, यानी हमारा वेस्टेज कम से कम हो, हमारी प्रोडक्ट अच्छी बन जाए। लेकिन अगर कंपनी डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है तो ऐसे एम्प्लॉय को हायर करेगी जो क्रिएटिव हो, मतलब जो यूनिक आइडियाज लेके आते हो। तो दोनों पे अब डिफरेंट हो गया ना, दोनों को अपने काम के लिए डिफरेंट टाइप्स के लोग रिक्वायर्ड है। अगर आप एम्प्लॉय हायर कर रहे हो और अपनी स्ट्रेटेजी को कंसीडर नहीं कर रहे हो, उसको देख ही नहीं रहे हो, आप एम्प्लॉय हायर किए जा रहे हो, तो मेरे को ऑब्वियसली वो मिसमैच होगा आपके गोल्स के साथ और आपके ऑब्जेक्टिव्स के साथ, क्योंकि आपने जो हायर किया है वो आपकी स्ट्रेटेजी के साथ मैच ही नहीं कर रहे एम्प्लॉय। तो इसीलिए कंपनी जब एम्प्लॉय हायर करती है तो वो स्ट्रेटेजी को भी कंसीडर कर रही होती है। क्लियर हो गया? यस मैम। मिस नाम दोबारा बता दें क्या क्या थे? डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी है, एक कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी है। सेकेंड पॉइंट जो कंपनी कंसीडर करती है कि बेसिकली अभी हम इंटरनल पॉइंट पढ़ रहे हैं, इंटरनल चैलेंजेस जो फेस करने पड़ रहे हैं कंपनीज को जब वो एचआर एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं। और जब भी मैं एचआर एक्टिविटीज का वर्ड बोलूंगी दैट मीन वो एचआर के तमाम फंक्शंस, उनकी जॉब डिजाइन, उनकी वर्कफोर्स प्लानिंग, उनकी रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, वर्कर बेनिफिट्स, की सारे इसके अंदर आ जाते हैं। इन सब पॉइंट्स को ही वो अफेक्ट कर रही है, जितने भी मैनेजर एचआर मैनेजर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ना, सबको वो अफेक्ट करती हैं। दूसरी हमारे पास आता है जो इंटरनल पॉइंट होता है कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें बेसिकली दो चीजों को हम देख रहे होते हैं। एक तो हम देखते हैं कंपनी का साइज क्या है, दूसरी बात हम देखते हैं कंपनी के स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या है। हर कंपनी का साइज डिफरेंट होता है, उनकी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डिफरेंट होती है। साइज से क्या मुराद है कि कंपनी स्मॉल साइज है कि लार्ज साइज है, ठीक है। अब हमने कहा स्मॉल साइज अगर कंपनी है दैट मीन उनके पास रिसोर्सेज बहुत कम होंगे। अगर स्मॉल साइज कंपनी है उनके पास, हमने कहा अगर आप बात करो कि आप किसी ऐसी लोकल लेवल कॉलेज में कहीं गए हो, जैसे आपकी कोई भी प्राइवेट कॉलेज है छोटा सा, आप वहां पे जाओ जॉब के लिए अप्लाई करो, तो आपको क्या वो जो पर लेक्चर पे देंगे वो डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू कि आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाओ और वहां पे जाके जॉब के लिए अप्लाई करो। ऑब्वियसली डिफरेंट होता है ना। क्यों डिफरेंस होता है? हमने कहा दोनों के पास जो रिसोर्सेज है वो डिफरेंट है। स्मॉल कंपनी है, हमने कहा जो छोटा प्राइवेट कॉलेज है वो कहेंगे जी हमारे पास तो थोड़े से स्टूडेंट है और वो लोकल एरिया से आते हैं, तो हम आपको ज्यादा पे वैसे भी फीस ज्यादा नहीं दे सकते, सैलरी नहीं दे सकते। जबकि हमने कहा जो बड़ी यूनिवर्सिटीज होंगी वो कहेंगी हमारे पास तो पूरे शहर से लोग आते हैं, हमारे पास तो स्किल्ड स्टाफ हमें रिक्वायर्ड है, पे हम आपको ज्यादा अच्छी देंगे, लेकिन ऑब्वियसली आपके पास कॉम्पिटेंसीज भी होनी चाहिए, स्किल्स भी होनी चाहिए। हमने कहा सेम इसी तरह कंपनीज में होता है। जो स्मॉल कंपनीज होती हैं हमने कहा उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा नहीं होते, तो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी ज्यादा पे नहीं कर पाते। छोटी कंपनी होंगी, हमने कहा वो ज्यादा अच्छी सैलरी नहीं देती, इसलिए नहीं देती वो देना नहीं चाह रहे होते, हमने कहा उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं होते, वो कहाँ से पे करे, वो गए हम काम ही थोड़ा सा परफॉर्म करें, छोटे लेवल पे काम करें, कहाँ से ज्यादा आपको सैलरी दे दे। हमने कहा उनका जो लेवल ऑफ पे होगा, जो आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करें, छोटी कंपनी कभी आपको, हमने कहा समटाइम हमने कभी नहीं देखा कि छोटे लेवल की कंपनी वो आपको पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे, उनको हेल्थ सिक्योरिटी दे, हेल्थ बेनिफिट अपने एम्प्लॉयज को दे। हमने कहा ऐसा नहीं होता, नॉर्मली आपको पिक एंड ड्रॉप सर्विस या हेल्थ बेनिफिट जिन एम्प्लॉयज को मिल रहे होते हैं वो हमने कहा बड़े लेवल कंपनीज पे काम कर रहे थे, लार्ज कंपनीज में काम कर रहे होते हैं।
तो हमने कहा फिर इसी तरह उनमें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो छोटी लो लेवल कंपनीज या स्मॉल कंपनीज में इतना ज्यादा नहीं होता। जो लार्ज कंपनीज होती हैं वही अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड भी कर रही होती हैं। तो कंपनीज चाहे स्मॉल लेवल है लार्ज लेवल, हमने कहा इनके साइज के अकॉर्डिंग ये डिफरेंस करती हैं। साइज के अकॉर्डिंग इनमें क्या क्या डिफर हो सकता है, इनका पेमेंट लेवल डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है कि स्मॉल कंपनी में आप जो जॉब परफॉर्म करें वहां पे उस जॉब के लिए आपको 10,000 मिल रहे हो, लेकिन अगर सेम काम आप लार्ज कंपनी में परफॉर्म कर रहे हो वो आपको उसके अगेंस्ट 20,000 पे कर रहे हो। हमने कहा डिफर कर सकता है, बेनिफिट्स हो सकते हैं डिफरेंट, या ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी डिफरेंट हो सकती हैं। तो उनकी बेसिस पे भी हमने कई चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है कंपनीज को। दूसरा क्या आ सकता है, हमने कहा दोनों में डिफरेंस आ सकता है कि डेवलपमेंट की स्टेजेस के अकॉर्डिंग। डेवलपमेंट स्टेजेस का मतलब ये है कि कंपनी अभी स्टार्ट हुई है, करंटली मतलब अभी काम स्टार्ट करना शुरू किया है या काफी अरसे से काम कर रही है, मेच्योर लेवल पे चली गई है, या हमने कहा कंपनी अभी अगर फौरन अभी काम स्टार्ट किया इसका मतलब वो स्टार्टअप लेवल पे है। जो लोग काम कर रहे हैं उनका प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि अभी कंपनी ने एस्टेब्लिश होना है। लेकिन अगर हमने कहा कंपनी को काम करते हुए 10 से 12 साल हो चुके हुए हैं, कंपनी मेच्योर हो गई है, उसने एस्टेब्लिशमेंट लेवल अचीव कर लिया हुआ है, तो हमने कहा अब उनका जो उनका प्रेशर होगा या काम करने के जो टास्क होंगे वो अब डिफरेंट होंगे। तो दोनों लेवल पे एम्प्लॉयज को मैनेज करना भी डिफरेंट होता है। स्टार्टअप लेवल पे हमने कहा प्रेशर ज्यादा होता है एम्प्लॉयज को मैनेज करने से अकॉर्डिंगली, लेकिन जैसे ही कंपनी मेच्योर लेवल की तरफ मूव करती है हमने कहा एम्प्लॉय को मैनेज करने का प्रेशर ऐसा नहीं रहता, फिर उनका क्या फोकस हो जाता है उन्हें मार्केट वैल्यू अटेन करनी है। तो सेम इसी तरह इन दो पॉइंट्स पे भी हमने डिफर कर रहे हो। फिर आप डिफर कर कंपनी के साइज में जो एक और डिफरेंस आता है वो ये आता है कि आप टास्क क्या परफॉर्म करोगे, ये भी कंपनी के साइज पे डिपेंड कर रहा होता है। स्मॉल अगर आप किसी फर्स्ट करो अगर आप स्मॉल लेवल कंपनी में काम कर रहे हो और एज अ अकाउंटेंट आपको काम करना है, हमने कहा आपका काम क्या हो सकता है, आपने बैंक फीस से भी आप डील करोगे, आप अकाउंट्स की बुक्स भी सारी आप मेंटेन करोगे, ये सारा काम एक शख्स परफॉर्म कर रहा होगा। लेकिन हमने कहा अगर आप लार्ज साइज कंपनीज की तरफ मूव कर जाओ फिर क्या होगा जी, उन्होंने पूरा स्टाफ रखा होगा, एक शख्स सिर्फ बैंक से डील कर रहा होगा, हो सकता है हमने कहा एक से ज्यादा लोग रखे हों, एक शख्स होगा हमने कहा सिर्फ अकाउंटिंग में सिर्फ एक चीज को तो डील ही कर रहे हैं, आप कैश को भी डील कर रहे होते हो, बैंक्स को भी डील कर रहे होते हो, आप अकाउंट रिसीवेबल डेटर क्रेडिटर सबको डील कर रहे होते हो सकता है कि हमने कहा हर हेड के लिए उन्होंने अलग-अलग स्टाफ हायर किया हो। तो कंपनी के साइज और उसकी डेवलपमेंट की स्टेजेस के अकॉर्डिंगली जब आप बनाते हो पॉलिसीज बनाते हो, सॉरी आप स्टाफ हायर करते हो तो इनके अकॉर्डिंगली भी रखते हो, ये भी बताते हो कि कौन सा शख्स क्या काम परफॉर्म करेगा। जैसे हमने कहा अगर साइज छोटा है तो एक ही शख्स सारे डिफरेंट काम परफॉर्म कर रहा होगा, लेकिन अगर कंपनी लार्ज साइज है तो हमने कहा हो सकता है एक शख्स एक ही काम परफॉर्म कर रहा हो। तो ये सारी चीजें भी आप कंसीडर करते हो, कंपनी का साइज भी कंसीडर करते हो, उसकी डेवलपमेंट स्टेज भी कंसीडर करते हो जब आप एचआर एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे होते हो, उनको हैंडल कर रहे होते हो। क्लियर हो गया कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स? किसी को कोई इशू? नो मैम कोई इशू नहीं। नहीं मिस 30 मिनट पूरे हो गए, बंद हो जानी है अभी नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बेसिकली क्या होता है, वैल्यूज या बिलीव्स होते हैं किसी भी कंपनीज में, क्या वैल्यूज हैं कि इनके अकॉर्डिंगली वो काम कर रही होती है। हर ऑर्गेनाइजेशनल का कल्चर डिफरेंट होता है और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इसके बारे में क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर रिटर्न नहीं होता। वो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाओगे वो ये नहीं कहेंगे कि ये लेंगे हमारा ये पेज पकड़े ये हमारा कल्चर है हम ऐसे काम करते हैं। कल्चर में बेसिकली क्या चीजें आ जाती हैं कि कंपनी जो कंपनी बनाने वाले हैं उनके क्या बिलीव्स हैं, उन्होंने क्या सोच के कंपनी बनाई, जो यहाँ पे डिसीजन होंगे वो कैसे होंगे, क्या हर मैनेजर को उन्होंने अथॉरिटी दी हुई है डिसीजन लेने की, या उन्होंने लिमिट्स मुकर्रर की हुई है कि इस लिमिट तक ये डिसीजन लेगा, इससे अगर ऊपर जाएगी तो नेक्स्ट वन डिसीजन लेगा। जो एम्प्लॉइज में काम करने वाले लोग होंगे वो किस टाइप के होंगे, बेसिकली काम पे डिपेंड कर रहा होगा। और कंपनी कैसे इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर रही है, क्या बड़ा फ्रेंडली इन्वायरमेंट है कि बड़े स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट में काम कर रही है, लोग आपस में एक टीम एज अ टीम काम करते हैं कि अगर कोई प्रोजेक्ट आ जाता है तो कैसे काम करेंगे, किसी की हेल्प भी करते हैं कि बस नहीं लेग पुलिंग में लगे रहते हैं, किसी की टांग खींचते रहते हैं, काम कोई नहीं करता। बस अगर किसी ने किसी से कुछ पूछ लिया तो हमने कहा बहुत से शिकायत लगाएंगे, लेकिन हमने कहा उसको हेल्प आउट नहीं करेंगे काम करने में। तो बेसिकली ये सारी चीजें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर फॉर्म कर रही होती हैं। नॉर्मली लोग अगर आपने देखा हो कि सुना भी हो कि एम्प्लॉइज जॉब छोड़ जाते हैं, जी यहाँ का कल्चर अच्छा नहीं है। कल्चर से क्या मुराद है जी, वहाँ पे काम करने वाले लोग कैसे हैं, उनका आप उसमें रवैया कैसा है, ठीक है, वहाँ पे किस किस्म का आप काम करते हो, ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। लोग सम टाइम किसी भी कंपनी में टर्नओवर रेट एम्प्लॉय को छोड़ जाने का जो रेट होता है ना वो इसी वजह से भी ज्यादा होता है कि इनका कल्चर पॉजिटिव नहीं है। अगर कुछ पूछ ले तो बॉस डांटने लग जाता है, ये बताता ही नहीं है काम कैसे करना है, तो इसीलिए लोग भी ऑर्गेनाइजेशन से क्विट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये किसी भी कल्चर पॉजिटिव होना चाहिए, और पॉजिटिव कल्चर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में बड़ा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है।
तो जब भी आप एम्प्लॉयज को मैनेज करो तो ये भी एचआर मैनेजर को देखना पड़ता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बड़ा पॉजिटिव रखे, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, उस कल्चर की बेस पे अट्रैक्ट हों, उनकी कंपनी के लोगों को रिस्पेक्ट दी जाती है, जो यहाँ पे काम करते हैं उनकी बड़ी वैल्यू करते हैं, ये कंसीडर करते हैं। तो इस वजह से भी लोग ज्वाइन करते हैं किसी कंपनी को, क्योंकि कल्चर बड़ा अच्छा है, पॉजिटिव कल्चर है। क्लियर हो गया ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर? जी मिस। नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्लॉयज कंसर्न। एम्प्लॉयज के जो इश्यू होते हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको टाइमली एड्रेस करें, उनको कंसीडर करें। एम्प्लॉयज को क्या क्या इशू फेस करने पड़ सकते हैं? हमने कहा एम्प्लॉयज को नॉर्मली ये होते हैं जी, वो कहते हैं जी हमारी जो वर्क लाइफ है और पर्सनल लाइफ है हम उनको बैलेंस नहीं कर पा रहे जी, हमारे जो वर्क स्केड्यूल है वो इतना इफेक्टिव नहीं है। या हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय कहे जी देखो मैं तो सिंगल पेरेंट हूँ, मैंने ही अपने बच्चे का ख्याल रखना होता है, लेकिन आपका जो वर्क स्केड्यूल है ये मैच नहीं करता, या मुझे अपने ओल्ड पेरेंट्स हैं उनकी भी केयर करनी पड़ती है, लेकिन आपका मतलब मेरी पर्सनल लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई है। तो हमने कहा लोग इस वजह से भी कंपनी छोड़ जाते हैं जी, वो कहते हैं हमारा बैलेंस नहीं बन रहा, ये काम ही इतना ज्यादा करने को दे देते हैं, हम क्या करें, हमारी पर्सनल लाइफ खराब हो रही है। तो हमने कहा कंपनीज बेसिकली अपने एम्प्लॉयज को उनका जो वर्क लाइफ है और पर्सनल लाइफ को मेंटेन करने के लिए काम कर रही होती है, ये एम्प्लॉयज कंसर्न होते हैं जिनको वो डील कर रही होती है। इनके लिए वो कैसे काम कर सकती हैं जी? हमने कहा उनको फ्लेक्सिबल वर्क स्केड्यूल दे दो, फ्रेंडली इन्वायरमेंट दे दो और डिफरेंट दूसरे बहुत से बेनिफिट दे दो। जैसे बहुत सी कंपनीज जो होती हैं, आपने अक्सर कंपनीज में सुना होगा जी, वो एम्प्लॉय को तो हेल्थ बेनिफिट है यानी उनका ट्रीटमेंट फ्री है, अगर उसका कोई फैमिली मेंबर भी बीमार हो जाता है हमने कहा उसको भी फ्री ट्रीटमेंट देते हैं। बेसिकली ये भी एम्प्लॉयज को डील करने का मेथड है। हमने कहा ये डिफरेंट टेक्निक्स यूज करके कंपनीज क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई करने की कोशिश करती हैं, उनको मैनेज करने की कोशिश कर रही होती हैं। ये थे बेसिकली इंटरनल फैक्टर जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप एम्प्लॉयज को मैनेज कर रहे होते हैं तो कंसीडर करने पड़ते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं। बेसिकली ये एक्सटर्नल की बात है या एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस इनको कहते हैं। हमने कहा आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। जब भी आप एम्प्लॉयज को मैनेज कर रहे होते हो इन चीजों को या इन प्रेशर को कंसीडर करना पड़ता है। इनमें क्या क्या आ जाते हैं? आपके लेबर फोर्स ट्रेंड आ जाते हैं, टेक्नोलॉजी आ जाती है, ग्लोबलाइजेशन आ जाती है, एथिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। सबसे पहले हमारे पास लेबर फोर्स ट्रेंड। लेबर फोर्स क्या है? हमने कहा जो एम्प्लॉय आपके पास काम कर रहे हैं वो आपकी लेबर फोर्स है। अब जो ऑर्गेनाइजेशन होती है बेसिकली लेबर फोर्स से रिलेटेड डिफरेंट लोग होते हैं कि आपकी कंपनीज में इतने जो सीट्स होंगी वो मेंस के लिए होंगी, इतनी वुमेन्स के लिए होंगी, इतनी माइनॉरिटीज के लिए होंगी, इतने डिसेबल लोगों के लिए होंगी। ये हर ऑर्गेनाइजेशन का मिक्सचर होता है कि उसमें जो लोग काम करेंगे वो किस चीज का मिक्सचर होंगे, उसमें कितने परसेंट वुमेन्स होंगे, कितने परसेंट मेंस होंगे, कितने परसेंट लोग होंगे जो माइनॉरिटी से बिलोंग कर रहे होंगे, और किस जियोग्राफिकल एरिया से बिलोंग कर रहे होंगे। ये भी बेसिकली आजकल लेबर फोर्स का ट्रेंड होता है। आजकल एक बड़ा वर्ड यूज हो रहा है डाइवर्स वर्कफोर्स। क्या डाइवर्सिटी का वर्ड किसी ने सुना हुआ है? डाइवर्स वर्कफोर्स क्या होती है जी? हमारी वर्कफोर्स तो बड़ी डाइवर्स है। नो मैम। डाइवर्स वर्कफोर्स बेसिकली ये होता है कि आप ऐसे लोगों को हायर करो जो डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट एरिया से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट स्किल्स उनके पास होती हैं। हमने कहा डिफरेंट कल्चर से लोग आए होते हैं, उनका कल्चर डिफरेंट होता है, उनके बिलीफ डिफरेंट होते हैं, उनकी स्किल्स डिफरेंट होता है, उनका नॉलेज डिफरेंट होता है, उनका एरिया डिफरेंट होता है। हमने कहा ये सारा उनका जब इतनी आप इनको कहते हैं ये डाइवर्स वर्कफोर्स है। अब इस तरह के लोगों को हम क्यों करते हैं, हायर करते हैं? कंपनी का मेन काम होता है, हमने कहा वो कहती है कि जब इतने ज्यादा जगह से लोग आएंगे ना तो वो नए आइडियाज लेके आएंगे। हर जगह कल्चर डिफरेंट होगा तो उनके जो आइडियाज होंगे वो भी डिफरेंट होंगे, वो यूनिक वे में काम करेंगे। इसलिए कंपनी डाइवर्स वर्कफोर्स मैनेज करती है, इतने हर तरह के लोगों को हायर करती है। और इंटरनेशनल कंपनीज में और ज्यादा होता है क्योंकि हमने कहा उन्होंने लोगों को भी हायर करना होता है, लोकल लोगों को भी, और इंटरनेशनल लेवल पे भी लोगों को हायर कर रहे होते हैं। हमने कहा जहाँ ये कंपनी के लिए बेनिफिट लेके आता है जी वहाँ पे क्रिएटिविटी बड़ी होती है, यूनिक आइडियाज बड़े आते हैं। वहाँ पे एक चैलेंज क्या होता है, डाइवर्स वर्कफोर्स को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है मैनेजर्स के लिए। अब हर कल्चर्स के लोग आए हुए हैं तो हमने कहा उनकी वैल्यूज भी डिफरेंट होती हैं, तो उनको सेलेक्ट कैसे करना है? अब उनको पहली बात है कि उनको सिलेक्शन में बड़ी प्रॉब्लम आती है। आपने ये देखना होता है कि जो आपके लोगों को हायर कर रहे हो ना उन्हें डिस्क्रिमिनेशन की बेस पे रिजेक्ट ना करो। डिस्क्रिमिनेशन क्या है? बेसिकली आप किसी शख्स को रिजेक्ट कर रहे हो उसकी एज की बेस पे, उसकी जेंडर की बेस पे, या कलर की बेस पे, या रिलीजन की बेस पे, या जियोग्राफिकल एरिया की बेस पे अगर किसी शख्स को रिजेक्ट करते हो तो हमने कहा ये आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। इससे रिलेटेड बड़े स्ट्रिक्ट लॉ है जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि जब भी किसी शख्स को हायर करो, रिक्रूट करो या एचआर एक्टिविटीज परफॉर्म करो, आप डाइवर्स वर्कफोर्स को हायर कर रहे हो सकता है कि जो आपके कल्चर में डिस्क्रिमिनेशन फैक्टर नहीं है
वो किसी और कल्चर में डिस्क्रिमिनेशन फैक्टर के तौर पे यूज होता हो। तो हमने कहा मैनेजर को ये बड़ा कंसीडर करना पड़ता है कि जब भी लोगों को हायर करे, जिस भी कल्चर के लोगों को हायर कर रहा है उनके कल्चर वगैरह को भी देख लें, उनकी वैल्यूज को भी देख लें कि उनके कल्चर में ये पॉइंट को किस तरह कंसीडर किया जाता है। तो हमने कहा एक तो डाइवर्स फोर्स को रिक्रूट करना बड़ा मुश्किल होता है, सेलेक्ट करना मुश्किल होता है, दूसरा उनको आपस में मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। आपने डाइवर्स वर्कफोर्स को रख ली, लेकिन हमने कहा हर एक की स्किल्स अलग है, हर एक की बेसिकली सोशल वैल्यूज अलग है। तो हमने कहा वो आपस में भी एज अ टीम काम कर पाएंगे कि नहीं काम पाएंगे, हर शख्स को बताना कि उसकी वैल्यू डिफरेंट है, तो हमने उसके अकॉर्डिंगली काम करना, उसको भी कंसिडर करो। तो हमने कहा ये भी बड़ा बाद में मुश्किल क्रिएट करता है मैनेजर्स के लिए कि वो इतनी डाइवर्स वर्कफोर्स को मैनेज कर पाए। फिर नेक्स्ट फैक्टर हमारे क्लियर हो गया लेबर डाइवर्स वर्कफोर्स का। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्नोलॉजी। हमने कहा इतनी ज्यादा एडवांसमेंट आ गई है, इंटरनेट कम्युनिकेशन डिवाइसेस, जिसने वे ऑफ लर्निंग को चेंज कर दिया। आप एम्प्लॉयज क्या कर सकते हैं, हमने कहा घर बैठ के आप काम कर सकते हो, इंटरनेट पे प्रोसेस कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, अपना काम को इजीली परफॉर्म कर सकते हो। बेसिकली आप एम्प्लॉयज हम कहते हैं किसी ऑफिस में जाके काम करने की जरूरत नहीं है, वो अपने घर को भी एज अ ऑफिस यूज कर सकते हैं, अपना काम परफॉर्म कर सकते हैं। अब बेसिकली हम कहते हैं कि जो पूरी वर्ल्ड है ना, वो वहां से किसी भी शख्स को आप अपना एम्प्लॉय हायर कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि वो एज अ फिजिकल पर्सन ऑफिस में आके काम करे, वो एज अ विजुअल पर्सन भी काम कर सकता है अपने घर में बैठ के। तो हमने कहा ये बहुत ज्यादा जहाँ इसने टेक्नोलॉजी ने आपको फैसिलिटेट किया है, वहाँ पे हमने कहा कुछ इश्यूज भी आ जाते हैं, चैलेंजेस भी समटाइम फेस करने पड़ जाते हैं जी। प्राइवेसी इशू बड़ा हो जाता है, हम एम्प्लॉयज को हायर तो कर रहे हैं, हमने उनको अपने एक्सेस भी दी हुई है अपने सर्वर तक, लेकिन मे भी बाद में वो क्या करें, हैक कर लें, कुछ हो जाए, ये इशू बड़े होते हैं। फिर हम कहा समटाइम जो एम्प्लॉयज होते हैं वो टेक्नोलॉजी को मिस यूज कर लेते हैं। मैंने उसको इंटरनेट जैसे बॉस ने थी, मैंने तो अपने एम्प्लॉयज को इंटरनेट एक्सेस दी थी कि वो ऑनलाइन अपना काम इजीली परफॉर्म करे, वो तो बैठ के वीडियो गेम खेल रहा है ऑनलाइन। हमने कहा मिस यूज भी बड़ा होता है, तो इसलिए इससे रिलेटेड चैलेंज भी फेस करना पड़ जाता है कंपनीज को। फिर बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन क्या है, हमने कहा बाउंड्रीलेस कंट्री। आप किसी भी कंट्री की कोई बाउंड्री नहीं रही, किस पर्पज में जी, हमने कहा एम्प्लॉय आप एक कंट्री किसी भी कंट्री से एम्प्लॉयज को हायर कर सकते हो, कहीं भी जाके काम परफॉर्म कर सकते हो। हमने कहा ये सारा प्रोसीजर्स आप क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपकी जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज है वो खत्म हो गई हैं। लेकिन हमने कहा इसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज को मैनेज करना भी मुश्किल हो गया। आपको चाहे कंपनीज लोकल लेवल पे काम कर रही है, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है, तो अपने एम्प्लॉयज को मैनेज करना उनके लिए चैलेंज बन गया। क्यों बन गया, हमने कहा कि कंपनी कहती है कि मैं अगर लोकल लेवल